नमस्कार साथियों, मैं मनीष बिश्नोई एक बार फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक इतिहास में लेकर आया हूं, जिसका नाम है ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। बच्चों, जो भी हम कुछ आज के समय में देखते हैं, किसी भी देश या किसी भी संस्था को चलाने के लिए विधान या संविधान की आवश्यकता पड़ती है और संविधान में अनेक संवैधानिक संस्थाएं होती है जिनके द्वारा देश की जो कार्य प्रणाली है वो सुचारू रूप से चलाई जाती है। तो भारत में की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, या आपने कह सकते हैं भारत का जो संवैधानिक विकास है, वो विकास किस प्रकार से हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और किन परिस्थितियों में भारत का संवैधानिक विकास आगे बढ़ा, जिसे आज अपने इस रूप में देखते हैं। तो इसका अध्ययन आज अपने करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। देखिए, अगर भारत में संवैधानिक विकास की अपने चर्चा करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, लंबे समय तक भारत में व्यापार किया, उसके बाद यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप किया और अंत में इसकी परिणति एक उपनिवेश के रूप में सामने आई। अब भारत का जो संवैधानिक विकास है, उस विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण अपने कह सकते हैं रोल जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और व्यापार के साथ साथ यहाँ शासन भी शुरू किया और भारत को गुलाम या उपनिवेश बनाया। अब कंपनी किन परिस्थितियों में भारत आई, किस प्रकार कंपनी का निर्माण हुआ, कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का प्रशासन कैसा था, इस बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये अपने टॉपिक का शुरुआती बेसिक है जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इसे आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, सबसे पहली बात तो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, कि कंपनी का नाम क्या है। अपने सामान्य रूप से इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं, परंतु इसके उस समय में अनेक नाम थे। उन नामों में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा नाम ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, चौथा द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉन कंपनी, कंपनी बहादुर, दी कंपनी। ये सभी जो नाम हैं, ये सभी नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हैं, जो समय समय पर या फिर इनफॉर्मली अनौपचारिक रूप से कंपनी के नाम जाने जाते थे और समय समय पर इसके नामों में बदलाव भी होता गया। यहाँ देख रहे हैं, ये कंपनी का कोट ऑफ आर्म्स है, मतलब अपने कह सकते हैं कंपनी का लोगो, और ये कंपनी का झंडा था। ठीक है, तो अब अपने कंपनी की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कौन सा है जो कभी यूज में नहीं रहा, या ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है। तो इनमें से कोई भी नाम आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम होगा, मतलब कई नामों से कंपनी जानी जाती थी। अब बात आती है कंपनी की स्थापना। जो मूल रूप से जो कंपनी की स्थापना थी वो सन 1600 के अंतिम दिन हुई। ठीक है, अंतिम दिन का मतलब कि 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की स्थापना होती है और उसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर प्रदान किया जाता है। चार्टर का मतलब है अधिकार पत्र, कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत या पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र, एकाधिकार इस कंपनी को दिया जाता है। इसका मतलब ये कि ब्रिटेन में केवल एक ही ऐसी कंपनी थी जो भारत या पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार कर सकती थी। अन्य किन्हीं कंपनियों को भारत या अन्य पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने की छूट नहीं थी।
1600 के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी कि ब्रिटेन की महारानी ने एक चार्टर लागू किया जिसमें कहा गया कि इस कंपनी का निर्माण किया जाता है। कंपनी के जो मालिक थे उनके द्वारा आवेदन किया गया था पहले कि हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो कि भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करेगी, और बाद में 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ये अनुमति प्रदान कर दी गई थी। यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। तो अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि मूल रूप से लंदन के कुछ धनवान लोगों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया। बेसिक रूप से अगर देखें अपने तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक शेयर पर आधारित कंपनी थी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थी उस समय भी। जैसे अपने भारत में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसी प्रकार ये एक स्टॉक रजिस्टर्ड कंपनी थी एक्सचेंज में। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का कोई भी एक व्यक्ति वास्तविक मालिक नहीं हो सकता। ठीक है, कंपनी का कोई एक व्यक्ति वास्तविक रूप से मालिक नहीं हो सकता, और अनेक लोगों ने पूंजी या अंश के रूप में अंश को जोड़कर कंपनी की स्थापना की है। ठीक है, अपनी अपनी पूंजी लगाई है। उदाहरण के लिए अपने ले सकते हैं रिलायंस, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस कंपनी मुख्य रूप से कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, परंतु अगर वास्तविक रूप से देखें तो बहुत सारे लोगों ने इसके शेयर खरीद रखे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास अगर रिलायंस कंपनी का 1000 रुपये का शेयर भी होगा तो वो भी व्यक्ति उसके लाभांश में अपनी हिस्सेदारी रखता है, वो भी कहीं ना कहीं उस कंपनी का मालिक है। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा कंपनी शुरू नहीं की गई थी। अनेक व्यापारियों ने, जो बैंकर्स लोग थे, बड़े धनवान लोग थे, उन्होंने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था। 1708 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी न्यू कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया। परिणाम स्वरूप द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या, जो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं, जो नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वास्तविक रूप से ये 1835 के अधिनियम के बाद नाम कंपनी का हुआ था। 1835 के बाद इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। तो 1708 में एक कंपनी को और मंजूरी मिली भारत में व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो बाद में वो कंपनी अधिक चल नहीं पाई, तो क्या हुआ, उस कंपनी का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गया, और इसका उस समय में जो नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ये इसका नाम रहा। अब एक कंपनी का प्रशासन देखिए, जो भी कंपनियां, बड़ी कंपनी होती है, उनमें एक प्रशासनिक इकाई जरूर होती है। अपने किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी उपक्रम को देखें तो उनके संचालन के लिए एक प्रशासनिक इकाई होती है जो सुचारू रूप से उसका संचालन करती है। इसी प्रकार कंपनी का भी प्रशासन था, और उस प्रशासन का स्वरूप कैसा था इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। इंग्लैंड में, भारत में देखिए, क्योंकि जो कंपनी थी वो भारत में व्यापार कर रही थी, तो सामान्य सी बात है कि उसका एक हेडक्वार्टर कहाँ होगा, भारत में भी होगा। कंपनी मूल रूप से कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी, तो उसका एक जो ऑफिस होगा या जो हेडक्वार्टर होगा वो इंग्लैंड में भी होगा। वैसे ही ये उसी तरह की बात है जिस प्रकार कोई मान लो भारतीय कंपनी है, रिलायंस के अपने दोबारा उदाहरण लेते हैं कि मान लो रिलायंस कंपनी अफ्रीका में या कहीं अमेरिका में भी अपना व्यापार कर रही है, तो जिस देश में वो व्यापार करेगी उस देश में भी उसका एक ऑफिस होगा जहां उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी बैठेंगे और वहां से उस देश के व्यापार को नियंत्रित करेंगे। और एक उसका ऑफिस भारत में भी होगा जहां से जो अधिकारी या कर्मचारी विदेश में बैठे हैं उनका संचालन किया जाएगा कि वो किस प्रकार से काम करें, मतलब निर्देश कहाँ से मिलेंगे, भारत से, और कंपनी निर्देश प्राप्त कहाँ होंगे, विदेश में होंगे, और विदेश में बैठे अधिकारी कंपनी के कर्मचारियों को निर्देश देंगे। उसी प्रकार की ये बात थी कि कंपनी मूल रूप से इंग्लैंड की थी, तो एक तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था,
इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। और दूसरा, जो कंपनी जब भारत में आई तो शुरुआती दौर से सबसे पहले जो कारखाना अपना स्थापित किया वो तो किया सूरत में, परंतु जल्द ही क्या हुआ, कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो अपने कह सकते हैं कि कंपनी का जो हेडक्वार्टर था भारत में वो था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो कहाँ है, कलकत्ता में। मतलब कंपनी का संचालन लंदन से किया जा रहा है, इंग्लैंड से किया जा रहा है। भारत में जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कलकत्ता में। तो कंपनी की मूल रूप से दो प्रशासकीय इकाइयाँ थी, एक इंग्लैंड में और दूसरी भारत में। इंग्लैंड में जो इसकी इकाई थी उसे गृह सरकार कहा जाता था। इंग्लैंड में एक कंपनी को, जो कंपनी की प्रशासनिक इकाई थी जहाँ कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे, उसे गृह सरकार कहा जाता था। और एक इकाई कहाँ थी, भारत में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में। अब आप जो नीचे ये 3 मैंने पॉइंट लिखे हैं इनको बड़ा ध्यान से समझिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ऑल शेयर होल्डर्स। देखिए कंपनी जो थी उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा था, चाहे वो कितना भी लगा हो किसी व्यक्ति का। मान लो अपने बात करें तो किसी का 1000 पाउंड कंपनी में था, मतलब 1000 पाउंड के शेयर किसी व्यक्ति ने कंपनी के खरीद रखे थे। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद रखे थे जो कि कंपनी के हिस्सेदार थे। तो जो भी लोग कंपनी के शेयर रखते थे उन्हें कहा जाता था ऑल शेयर होल्डर्स, वो तो सभी शेयर धारक हो गए। दूसरा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, एक निश्चित सीमा, शेयरों की एक निश्चित सीमा, मान लो अपने मान सकते हैं कि 1000 पाउंड के जो शेयर हैं वो एक सीमा निश्चित थी कि 1000 पाउंड से जिस व्यक्ति के पास कंपनी के 1000 पाउंड से ज़्यादा के शेयर होंगे वो व्यक्ति जो होगा वो होगा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। मतलब वो लोग जिनके पास कंपनी के 1000 रुपये से ज़्यादा के शेयर हैं वो होंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मान लीजिए कि 1000 रुपये के 1000 पाउंड के जो शेयर हैं वो लगभग 1500 लोगों ने खरीद रखे हैं। मतलब 1500 लोगों के पास 1000 पाउंड से ज़्यादा के शेयर हैं। अब वो 1500 लोग तो मिलकर उस कंपनी को चला नहीं सकते, ठीक है। अब कंपनी के संचालन के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था जिसमें क्या था कि उन जिन लोगों ने 1000 पाउंड से ज़्यादा के शेयर खरीदे हैं उनमें से 4 व्यक्ति या 8 व्यक्ति, बाद में 24 व्यक्ति भी हो गए थे इसमें, ये जो सीमाएं थी ये बदलती रहती थी बार बार कि डायरेक्टर्स कितने होंगे। तो 1000 पाउंड से ज़्यादा शेयर वाले लोग अपने में से किन्हीं 8, 24 जो बार बार बदलती रही उन लोगों को चुनकर आगे भेजते थे और वो लोग क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब इन चीज़ों को ध्यान रखना, मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अपने आगे बेसिक रूप से शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COP कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और ऑल शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो जो कंपनी का जो अपने प्रशासन देखा कि किस प्रकार से था कि कंपनी 2 जगह से संचालित होती थी, एक तो ब्रिटेन से और दूसरा कलकत्ता से या भारत में जहाँ उसका मुख्यालय था। कंपनी के प्रशासन में क्या है, कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनी थी। इसके बहुत सारे हिस्सेदार थे कंपनी के, अनेकों व्यक्तियों ने इसके शेयर खरीद रखे थे, जिनमें से ऑल शेयर होल्डर्स जो लोग इसके शेयर को रखते हैं या जो शेयर धारक हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एक निश्चित सीमा से अधिक शेयर वाले लोग जो होंगे वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स होंगे, और इन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से एक निश्चित संख्या में चुने जाने वाले लोग जो कंपनी का वृहद रूप से संचालन करेंगे वो होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
तो 3 स्टेज है इसके प्रशासन की, ऑल शेयर होल्डर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो आगे चलते हैं। अब है रेगुलेटिंग एक्ट। अब इससे पहले कुछ आपको मैं बेसिक बातें समझा देता हूं। अब देखिए कि कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी उसकी जो कार्यप्रणाली भारत में व्यापार करने की वो क्या थी, ये हमें समझना जरूरी है। तो अब यहाँ मैं 2 वर्ष लिख रहा हूँ, उन 2 वर्षों के मध्य में जो घटनाक्रम हुए वो बड़े महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत के इतिहास के ये 2 वर्ष महत्वपूर्ण है, 1757 से 1857। हमें पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय भारत के लिए एक अभिशाप के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, हालांकि भारतीयों की वजह से ही ये प्लासी का युद्ध हारा गया था और अंग्रेजों का बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण, मतलब अपने कह सकते हैं कि व्यापार से आगे निकलकर भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से जो कंपनी का अस्तित्व था वो प्रकट होता है 1857 से। 1857 के बाद कंपनी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है और शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लेती है। पर क्योंकि वो ब्रिटेन से आए थे कंपनी के जो लोग थे और आए कहाँ हैं, भारत में, तो भारत की जो व्यवस्था थी उसे समझना उनके लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। अब भारत में क्या सिस्टम था, किसी भी जो अपने मुगल काल का पतन का ये समय था, तो मुगल काल में प्रशासक किसी भी क्षेत्र का जो प्रशासन था वो 2 प्रकार से किया जाता था, दीवानी कार्य और निजामत के कार्य। ठीक है, तो इन दोनों ही विषयों में कंपनी को रुचि नहीं थी। दीवानी कार्य का मतलब जैसे राजस्व संबंधी और जमीन भू राजस्व वगैरह, ये सारे काम दीवानी कार्यों में आते थे। निजामत के कार्य जो सामान्य किसी भी राज्य का सामान्य रूप से दैनिक प्रशासन था वो निजामत का कार्य था। अब कंपनी का बंगाल पर अधिकार तो हो जाता है 1757 में, परंतु कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक धन कमाएं और इंग्लैंड में ले जाएं, इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसका प्रमुख कारण क्या रहा कि कंपनी जो थी वो भारतीय व्यवस्था को समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, एक द्वैध शासन भारत पर थोप दिया। द्वैध शासन का मतलब ये है कि अब बंगाल के 2 स्वामी थे, एक तो बंगाल का नवाब और एक कंपनी। अब द्वैध शासन के बारे में अपने आगे की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे, एक अलग टॉपिक के रूप में अपने लेंगे कि द्वैध शासन क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़े। अभी तक हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि द्वैध शासन के कारण जो बंगाल था उसके प्रशासन का विभाजन हो गया। आधा काम तो कंपनी कर रही थी और आधा काम बंगाल का नवाब कर रहा था। नवाब जो था वास्तविकता में एक कठपुतली के रूप में था कंपनी के। अगर बड़े रूप में देखें तो सारा का सारा काम कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी। अब कंपनी का अच्छा काम चल रहा था भारत में, ज़्यादा खूब बड़ी मात्रा में जो लूट इन्होंने भारत में मचाई कंपनी के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने। तो क्या हुआ कि इस लूट के कारण जो कंपनी की इमेज थी, जो कंपनी की छवि थी, वो ब्रिटेन में धीरे धीरे खराब होने लगी। इसका कारण क्या है कि जो कंपनी के अधिकारी या जो कर्मचारी थे, जब वो भारत आते और भारत में व्यापार करते और व्यापार करने के बाद यहाँ से बड़ी मात्रा में सोना चांदी पैसे लेकर वापस इंग्लैंड लौटते, अब लोगों के मन में ऐसा था कि कंपनी बहुत अधिक फायदे में है और इनके जो कर्मचारी हैं
वो बहुत अधिक पैसा लेकर वहाँ ब्रिटेन में आते हैं, वहाँ राजसी जीवन जीते हैं, एक शाही जिंदगी जीते हैं। और जो ब्रिटेन का सम्राट वर्ग था, मतलब जो धनिक वर्ग था, वो इन कर्मचारियों से नफरत करने लगा। इसके उदाहरण उस समय के जो पत्राचार हैं उनसे भी प्राप्त होते हैं कि ब्रिटेन की जनता में कंपनी के प्रति एक नकारात्मक छवि बन चुकी थी। अब क्या हुआ कि वास्तविकता में तो कंपनी पैसा कमा नहीं पा रही थी, कंपनी के कर्मचारी अमीर होते जा रहे थे और कंपनी का दिवाला निकला जा रहा था। इसका कारण क्या है कि जो व्यापार कंपनी को करना था, अब वो व्यापार कंपनी के कर्मचारी और उसके अधिकारी निजी रूप से करने लगे। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या है, निजी व्यापार करने में कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई भी अंग्रेज अधिकारी जो था वो खुद का प्राइवेट बिजनेस भी भारत में कर सकता था। तो जो व्यापार कंपनी के लिए होना था, अब वो किसके लिए होने लगा, वो निजी तौर पर करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी भारत में वो बिगड़ती चली गई। और इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी ने ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उससे लोन की डिमांड की, कर्ज की डिमांड की। अब जब कर्ज की डिमांड की गई तो जो कंपनी का प्रस्ताव था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा गया। जैसे ही उस प्रस्ताव को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बढ़ा गया तो जो सदस्य थे वो ये बात जानकर चकित रह गए कि जो कंपनी है वो ऋण चाहती है। क्योंकि लोगों के मन में क्या था कि कंपनी बहुत अमीर है, कंपनी के पास बहुत पैसा है, और जो कंपनी है उसके जो काम करने वाले जो लोग हैं कंपनी में वो भी बहुत ज़्यादा धनवान है। तो लोगों के मन में तो ऐसी बात थी। और कंपनी ने अचानक ही क्या किया, ब्रिटिश सरकार से ऋण की डिमांड की। तो इस ऋण की डिमांड की जब प्रस्ताव संसद में रखा गया तो संसद में एक गुप्त समिति का गठन किया गया, जिसको ये तय करना था कि कंपनी आखिर ऋण चाहती क्यों है। क्योंकि कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, कंपनी भारत से अच्छा खासा व्यापार कर रही है, फिर भी ये हमसे ऋण क्यों चाहती है। और जो दस्तावेज कंपनी ने अपने प्रस्ताव के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिए, उन दस्तावेजों में कंपनी ने अपना लाभांश 12.5% बताया था। कंपनी ने प्रस्ताव में लिखा था कि कंपनी का जो वार्षिक विवरण है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो एक साल का जितना भी लेखा जोखा है, हमें एक साल व्यापार करने के बाद जो लाभ प्राप्त हुआ है वो 12.5% लाभ प्राप्त हुआ है। और प्रस्ताव को देखा गया तो वो प्रस्ताव में ऋण की मांग कर रहे थे। अब जो संसद के सदस्य थे उनको ये बात समझ में नहीं आई कि एक तो कंपनी अपना जो लेखा जोखा है उसमें बता रही है कि 12.5% उनको लाभांश प्राप्त हुआ, उनको भारत में व्यापार करने से लाभ हुआ, और साथ ही साथ कंपनी क्या है कि हमसे ऋण चाहती है। तो जब गुप्त समिति के द्वारा इसकी जांच हुई तो उस जांच में ये पाया गया कि कंपनी ने एक खराब ढंग से, मतलब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और गलत जानकारी ब्रिटिश संसद को दी है, और ये 12% जो 12.5% लाभांश था, ये कंपनी का दावा झूठ निकला। और जब कंपनी की जांच हुई तो और भी कई अनियमितताएं कंपनी की सामने आने लगी। और इन जांचों का कारण क्या था कि कंपनी के जो कर्मचारी और अधिकारी जो पैसा लेकर अपने देश में लौटते थे, तो उनका जीवन स्तर अचानक ही बहुत तेज गति से ऊपर हो जाना, इससे क्या हुआ, जो आम सामान्य लोग थे उनके मन में उनके प्रति ईर्ष्या आ गई। तो कंपनी के लिए ब्रिटेन में माहौल तो वैसे भी खराब था, लोग कंपनी से ईर्ष्या करते थे। और दूसरा, कंपनी ने जो गलत दस्तावेज, जो गलत तरीके से अपना वार्षिक व्यय का, वार्षिक लाभांश का लेखा जोखा ब्रिटिश संसद में पेश किया, इससे कंपनी क्या हुई कि कंपनी की एक छवि नकारात्मक रूप में बदल गई। तो ये लोन की डिमांड करना कंपनी का एक प्रकार से अस्तित्व पर ब्रिटिश सरकार की पहली चोट थी। क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार कंपनी को ऋण देने के लिए 4 लाख पाउंड का ऋण दिया था, तो उस ऋण देने के लिए
राजी तो हो गई, परंतु इसके साथ ही कंपनी पर नई शर्तें थोप दी गई। और ये पहला प्रयास था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि कंपनी को एक उस देश के संविधान या उसकी सरकार के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, अब कंपनी पहले की तरह क्या हुई, स्वतंत्र नहीं रह गई, उस पर कुछ हद तक क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जब नियंत्रण स्थापित हुआ तो कुछ फेरबदल भी हुए कंपनी में, जो कंपनी का प्रशासन था, कंपनी की कार्यप्रणाली थी, इन सब में क्या हुए, फेरबदल हुए। ठीक है, और फेरबदल होने के बाद कंपनी का एक नया स्वरूप सामने आया। अब जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के प्रशासन में जो सुधार किए गए थे, वो जो पहले सुधार थे वो थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को दोबारा सही ढंग से व्यवस्थित करना। तो कंपनी का जो प्रशासन था उसको दोबारा रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक नया प्रस्ताव आया, एक नया कानून लाया गया, जिसे क्या कहा जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट में 3 चीज़ें अपने को समझनी है। एक तो इसकी पृष्ठभूमि, और दूसरा इसके प्रावधान, और तीसरी इसकी क्या कमियां रही। तो पहली बात पृष्ठभूमि अपने अभी चर्चा कर चुके हैं कि कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी थे अत्यधिक मात्रा में पैसा लेकर अपने घरों को लौटने लगे, और इस प्रकार उनकी जो छवि थी वो नकारात्मक बन गई, और लोगों को ये लगने लगा कि कंपनी बहुत अधिक पैसा कमा रही है। ठीक है, और वास्तविकता में कंपनी नुकसान में चलने लगी, क्योंकि जो मुनाफा व्यापार के द्वारा कंपनी को होना था, अब वो मुनाफा किन्हें हो रहा था, कंपनी के भारत में बैठे अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को, क्योंकि वो निजी व्यापार में संलग्न हो चुके थे। तो अब कंपनी का जब दिवाला निकलने लगा तो कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की। अब ऋण की मांग जब हुई तो उससे भी हल्ला मच गया कि कंपनी ऋण क्यों चाहती है, जबकि कंपनी का जो वार्षिक विवरण है उसमें ये दिया है कि कंपनी 12.5% के लाभांश से चल रही है। ठीक है, मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो संदेह के घेरे में आ गए, उनकी जो भूमिका थी वो संदेह भरी थी। तो इसलिए क्या हुआ कि एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने हालांकि ऋण तो स्वीकृत किया, परंतु कंपनी पर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया, और वो नियंत्रण सामने आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो अब अपने रेगुलेटिंग एक्ट के क्या प्रावधान रहे, इसमें क्या व्यवस्था की गई कंपनी के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक बार फिर से हमने 2 भागों में बांट लिया, ब्रिटेन और भारत, क्योंकि कंपनी 2 जगह चल रही थी, एक तो ब्रिटेन में और दूसरी भारत में। तो अब अपने इसकी चर्चा करते हैं कि क्या प्रावधान रहे। COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1 से 4। अब सबसे पहला परिवर्तन तो किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, जो कंपनी का सबसे ऊपरी स्तर था प्रशासन का, उसमें परिवर्तन किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उन डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल होगा वो 1 की बजाय 4 साल का होगा। अब से पहले जो डायरेक्टर्स का कार्यकाल था वो 1 वर्ष का होता था, और अब क्या हुआ कि वो जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का कर दिया गया। और उसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि प्रति वर्ष 25% जो डायरेक्टर होंगे वो रिटायर हो जाएंगे, और 25% जो डायरेक्टर होंगे वो नए आ जाएंगे। मतलब जिस प्रकार की राज्यसभा में व्यवस्था होती है उसी प्रकार की व्यवस्था उस समय में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में की गई। इसका एक अन्य कारण भी था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स का पहले जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष था, तो जो भी डायरेक्टर्स आते थे वो 1 वर्ष तो उनको कंपनी को समझने में लग जाते थे, उसकी कार्यप्रणाली को वो अधिक साफ तरीके से जान नहीं पाते थे। तो इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकी अवधि क्या होगी, 1 साल से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई। प्रतिवर्ष चुनाव होंगे, परंतु 25% सदस्यों का ही उस नए सदस्य आएंगे और पुराने चले जाएंगे। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात मैंने लिखा लेटर्स।
मतलब जो पत्र व्यवहार। अब क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो संदेह के घेरे में थे कि वो सरकार को गलत जानकारियां देकर भ्रमित कर रहे हैं, तो इस बात को सही तरीके से समझने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया कि भारत से कोई भी व्यक्ति, कंपनी का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, उनका जनरल वगैरह जो भी हैं, अगर वो ब्रिटेन में कोई भी पत्र व्यवहार करते हैं तो उस पत्र की एक जो प्रति है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जमा करवानी होगी, उन्हें देनी होगी। क्योंकि जो पहले संचार का माध्यम पत्र था, तो किस प्रकार से कंपनी और भारत के बीच में किस प्रकार का सामंजस्य है, इस चीज़ को जानने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक नया इसमें प्रावधान जोड़ दिया कि जो भी भारत से ब्रिटेन में जो भी पत्र व्यवहार होगा या ब्रिटेन से भारत में भेजे जाने वाले कोई भी पत्र, उन लेटर्स की एक कॉपी ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी होगी। अब ये तो परिवर्तन हुए ब्रिटेन में कंपनी के प्रति, और दूसरा अब भारत में क्या परिवर्तन हुए। बंगाल का गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने से पहले जो पद गवर्नर का होता था, अब उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए भारत में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में उस समय 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, एक तो कलकत्ता, दूसरी मद्रास और तीसरी बॉम्बे। तो इन तीनों ही क्षेत्रों पर क्या था कि ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थे, और तीनों क्षेत्रों में एक एक गवर्नर हुआ करता था, मतलब 3 प्रेसिडेंसियां और 3 ही उनके गवर्नर हुए। अब इनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या हुआ कि कंपनी ने जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा। मतलब अब जो 2 और प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे, वो भी कुछ आंशिक रूप से इस बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए, जिससे तीनों का आपस में सामंजस्य स्थापित रहे। अब परामर्श के लिए अब से पहले 3 प्रेसिडेंसियां, तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर अपने ही हिसाब से वो शासन कर रहे थे, उनका नियंत्रण खुद के हिसाब से होता था। अब क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको परामर्श देने के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया, एक काउंसिल का निर्माण किया गया, जिसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। अब ये चारों सदस्य क्या थे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अपना परामर्श देते थे, ठीक है। और निर्णय बहुमत से, अगर मान लो कोई भी काम करना है, मान लो मान सकते हैं कोई युद्ध करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे कर्नाटक में कोई युद्ध करना है, तो उस युद्ध को करने के लिए पहले तो होता था कि बंगाल का गवर्नर है उसने खुद ही निर्णय लिया, और वो निर्णय लेने के बाद अपनी सेनाएं कर्नाटक भेज दी। अब कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या होगा कि जो 4 सदस्यों की जो काउंसिल होगी, जो परिषद होगी, मामला उसमें जाएगा, और वो 4 सदस्यों की जो परिषद होगी वो क्या करेगी, वो उसका निर्णय करेगी कि हमें ये काम करना है या नहीं करना। अब 4 मेंबर तो ये हो गए, और प्लस 1 मेंबर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब कार्यकारिणी में कुल कितने सदस्य हुए, 5 सदस्य हुए। अब इसमें एक और चीज़ है, निर्णय बहुमत से। किसी भी मामले पर जो परिषद में निर्णय होगा वो बहुमत से होगा, और केवल बराबर की स्थिति में जो गवर्नर जनरल है उसका मत निर्णायक होगा। अब बहुमत से निर्णय का मतलब क्या है, कुल सदस्य कितने हैं, 4 + 1 5। मान लो जिस तरफ 3 सदस्य किसी प्रस्ताव से सहमत हैं तो वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि टोटल 5 मेंबर वहाँ शामिल थे, बहुमत कितने का था, 3 का। अगर मान लो कोई मामला है, कोई युद्ध का मामला है, बंगाल का गवर्नर जनरल चाहता है कि हमें इस क्षेत्र में युद्ध करना है, मामला परामर्श के लिए आया, तो अब जो कमेटी थी, जो 5 लोगों की काउंसिल थी, उस काउंसिल में 3 लोगों ने क्या किया कि अपने बहुमत से वो निर्णय पलट दिया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो उस काम को नहीं कर पाया।
ठीक है। तो ऐसे कई उदाहरण भी अपने को मिलते हैं कि जब जो वारेन हेस्टिंग के समय में जो कई बार ऐसा हुआ कि गवर्नर जनरल अपनी शक्तियों का चाहते हुए भी प्रयोग नहीं कर सका, क्योंकि जो अन्य 3 सदस्य थे उन्होंने बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। तो ये कमी है। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में, वैसे तो जो अधिनियम था वो 1773 में ही आ चुका था, परंतु स्थापना 1774 में हुई। भारत में अब प्रशासकीय कार्यों को देखने के लिए कि वहाँ जो अधिक अनियमितताएं कंपनी से मिलने लगी, तो सरकार ने क्या किया कि भारत के लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, जिसमें जो अंग्रेजी प्रजा होगी उसको न्याय देने की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी प्रजा से मतलब है कि ना केवल अंग्रेज अधिकारी या कर्मचारी जो कंपनी के सेवक के रूप में वहाँ काम कर रहे थे वो केवल अपने मामले सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं या वो केवल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश प्रजा या जो कंपनी की प्रजा जो है, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर कंपनी का अधिकार था, मद्रास प्रेसिडेंसी कंपनी के नियंत्रण में थी, बंगाल कंपनी के नियंत्रण में था। तो बंगाल का कोई भी व्यक्ति अगर न्याय प्राप्त करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि वो कंपनी की प्रजा है। तो इस कोर्ट की स्थापना भी की गई, जिससे जो न्याय जो था, ठीक है, वो जो विवाद जो थे उस समय के वो सुलझाए जा सके। तो इससे क्या हुआ कि विवाद और बढ़ गया, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि कंपनी और जो कोर्ट थी उनके मध्य में किसी विशेष क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद हो गया। आज भी अपने देखते हैं कि संविधान में, तो हमारे संविधान में सभी के जो क्षेत्राधिकार है वो निश्चित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्षेत्राधिकार है वो निश्चित है, कार्यपालिका के क्या क्षेत्राधिकार हैं, विधायिका के क्या क्षेत्राधिकार हैं, सब अधिकार निश्चित होने के बावजूद भी अनेकों बार ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है कि जब एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हो जाता है या फिर विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर देती है। ठीक है। तो इतने स्पष्ट रूप से विभाजन के बाद भी आज ये स्थिति है, तो उस समय अपने समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो थे उससे विवाद अधिक बढ़ने लगे। ठीक है। तो ये प्रावधान किए गए थे। अब इसकी जो कमियां हैं उन कमियों की अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ये अपने पूरी सीरीज लेके चलेंगे, तो उन कमियों की भी चर्चा करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कमियां थी। ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और इसे अगली क्लासों को देखने के लिए आप जुड़े रहें MDM ऑनलाइन स्टडी से। आपका धन्यवाद।